कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी जज्बे के साथ जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें विज्ञान हाई स्कूल परीक्षा की। एक बार फिर आपके साथ हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम करेंगे विज्ञान विषय कक्षा 10वीं में जितने भी नियम हैं उन सब इम्पोर्टेंट नियम का रिवीजन। फास्ट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज की ये क्लास और 5 से 6 स्लाइड बस, इतने में आपके सारे नियम कवर हो जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। जरूरी सारी चीजें तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे लेकिन रिवीजन को बहुत अच्छे से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वो पहला नियम है परावर्तन का नियम। परावर्तन की परिभाषा आप सब जानते हैं, जब कोई प्रकाश किरण चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश का परावर्तन करने के लिए सबसे अच्छा परावर्तक चांदी को माना जाता है। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एक आपका अच्छा ऑब्जेक्टिव है। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। लेकिन हम बात कर रहे थे नियम की, तो परावर्तन के नियम कौन से होते हैं? परावर्तन का नियम लिखने के लिए भी आते हैं और चित्र भी अलग से पूछा जाता है। कभी कभी सिर्फ चित्र पूछा जाता है, तो चित्र बनाने के लिए हमेशा स्केल, पेंसिल और एक डी का इस्तेमाल आप जरूर करें ताकि ये पूरी तरह से सही बने। इस चित्र को बनाते वक्त ध्यान रखें कि एक ही पॉइंट पर यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर जाकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। बनाते वक्त इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। ये वी के शेप का है, आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। तो नियम क्या है? आपतन कोण, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। और आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये रहा, इस पर अभिलंब, ये तीनों चीजें सभी एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के दो साधारण से छोटे से नियम आप सभी को आते हैं, चित्र भी आता ही है, तो एक बार रिवीजन जरूर करें। अगला नियम है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन की घटना क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का नियम क्या है? एक नियम तो है परावर्तन जैसा। क्या नियम है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप ध्यान देंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये थोड़ा परावर्तन के दूसरे वाला जो नियम है उसी की तरह है। अब दूसरा नियम खास है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, जैसे निश्चित माध्यम मतलब वायु और कांच हो गया, कांच और पानी हो गया, है ना, इस तरह से कोई निश्चित माध्यम के युग्म मतलब पेयर के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है। इस नियम का एक दूसरा नाम भी है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। और इसी नियम को क्या कहते हैं? इसी नियम को कहते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम, ये भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए स्नेल का नियम क्या है तो भी यही लिखना है। अच्छा, इस स्थिरांक को जो आप बोल रहे हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, तो ये स्थिर जो है ना, वो स्थिरांक जो है उसका नाम क्या है? इस स्थिरांक को क्या कहेंगे? इस स्थिरांक को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष
अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे लिखने का ये तरीका है साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। इस स्थिरांक को म्यू की तरह भी लिखा जाता है। तो ये हो गए अपवर्तन के दोनों नियम। अगला नियम है मेंडल का प्रभाविता का नियम या मेंडल का वंशागतिकी का पहला नियम। तो इसमें क्या होता है, ये जो नियम है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर जनकों के बीच में क्रॉस कराया है ना, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, जैसे लंबा पौधा और बोना पौधा ले लिया। एक जोड़ी विपरीत लक्षण मतलब जैसे आपने ले लिया लाल पुष्प और श्वेत पुष्प और उनका क्रॉस करा दिया। दो एकदम विपरीत लक्षण है ना, विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस यानी कि संकरण करवाया। तो पहली पीढ़ी में क्या दिखेगा, पहली पीढ़ी में केवल एक ही गुण दिखता है ना। जैसे ये लंबा पौधा है और छोटा पौधा है, आपने दोनों को क्रॉस कराया तो अगली पीढ़ी में क्या दिखेगा, देखिए सारे पौधे लंबे बन रहे हैं, सारे लंबे, कोई भी छोटा नहीं है। इधर भी देखिए लाल और सफेद फूल लिया, केवल लाल दिख रहा है। तो जब आप एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर जनकों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल एक लक्षण दिखता है, और जो लक्षण दिखा उसी को आप क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। उसी को क्या कहते हैं, जो लक्षण दिखाई दिया उसी को क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण कहेंगे। और गुणों की यह प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, प्रभाविता। मतलब एक ही चीज दिखाई दे रही है ना, ये गुण क्या कहलाएगा, प्रभाविता। और नियम को क्या बोलोगे, प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं या केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम। इसे क्या कहेंगे, मेंडल का प्रभाविता का नियम। और देखिए ये उदाहरण है, ये उदाहरण आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चित्र बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सीधा लिखिए लाल पुष्प, सफेद पुष्प और फिर पहली पीढ़ी में सारे लाल पुष्प। या ये बनाइए लंबा पौधा, छोटा पौधा और अगली पीढ़ी में सारे लंबे पौधे। देखिए सारे लंबे, कोई भी छोटा नहीं है ना। तो ये पौधे के लंबे होने का गुण कैसा हो गया, प्रभावी, और छोटे होने का गुण कैसा हो गया, अप्रभावी। तो आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता ना, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या हो गया, पौधे की लंबाई क्या है, प्रभावी लक्षण है, और बोनापन क्या है, अप्रभावी लक्षण है। इसीलिए वो पहली पीढ़ी में आपको दिखाई नहीं देता है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है या केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम। उदाहरण जरूरी है, याद रखिए। अगला नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए इस नियम के ना 2-3 नाम हैं, बस आपको ध्यान रखना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए दक्षिण का मतलब है दाहिना, है ना, दक्षिण का मतलब क्या है, दाहिना। इसको देखो यहाँ लिखा है दाहिना, है वही दाहिना या दक्षिण एक ही बात है। हस्त मतलब हाथ, है ना, और अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक ही है। इसी नियम का एक और नाम है कॉर्क मैक्सवेल स्क्रू का नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। ये भी इसी नियम का नाम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम एक ही नियम के। क्या कहता है ये नियम, आपने अगर किसी धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक जिसमें से धारा बह रही है, ऐसा चालक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। कैसे, ऐसे पकड़ा हुआ है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो फिर क्या होगा, अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे है, ये चालक को पकड़ा हुआ है और अंगूठा क्या दिखा रहा है, विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो आपके उंगलियों के घुमाव की दिशा
क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कि आपने अगर धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा हुआ है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। लेकिन यहाँ पे तो स्क्रू आया ही नहीं। तब तो आपको पता है ना, जैसे जैसे आप किसी चीज में स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू जिधर जा रहा है वही क्या बताएगा? स्क्रू जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है वो क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा। और आपकी उंगलियां स्क्रू को घुमा रही हैं, वो क्या दिखा रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जैसे आप स्क्रू को टाइट करते हैं वैसे ही स्क्रू नीचे जाता है और विद्युत धारा की दिशा को बताता है, और आपकी उंगलियां जो स्क्रू को घुमा रही हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो इसलिए ये कॉर्क मैक्सवेल स्क्रू का नियम है ना, और इसी को बोलते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठा बताएगा विद्युत धारा, उंगलियां के घुमाव की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। बहुत आसान है, आपको आता है, तो बस रिवीजन की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके साथ आई हूँ। अगला नियम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। सॉरी, बाएं हाथ का नियम है ना। तो वाम का मतलब होता है बायां, हस्त का मतलब होता है हाथ। तो बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या वाम हस्त नियम, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस हो सकता है। वहां लिख दिया हो कि वाम हस्त नियम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बायां हाथ या वाम हस्त एक ही बात है। अब क्या कहता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम? ये कहता है कि अगर आप अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, यानी कि आपके अंगूठे पहले और दूसरी फिंगर को आप इस प्रकार खोलें कि तीनों एक दूसरे के साथ लंबवत हो, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खुले। ऐसा अगर आपने खोला तो आपका जो अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शाएगा, आपकी तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और मध्यमा यानी कि बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। क्या ये आप अपने अंगूठे, पहली फिंगर और दूसरी फिंगर को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खोलिए, और ऐसा जब आप खोलेंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि आपका अंगूठा क्या दर्शा रहा है? किसी चालक की गति की दिशा, या चालक की गति की दिशा, या चालक पर लगने वाले बल की दिशा। एक ही बात है, चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा, है ना। तो आप याद रखिए अंगूठा क्या दर्शा रहा है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल, चुंबक, विद्युत, याद रखें, बल, चुंबक, विद्युत, यही दर्शा रही है आपकी तीनों फिंगर्स। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओम का नियम। क्या कहता है ओम का नियम? कि अगर कोई बंद परिपथ है, आपने विद्युत परिपथ बनाया होगा, उसमें वोल्ट मीटर भी जोड़ा होगा, तो किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती है, मतलब आपका ताप वगैरह परिवर्तित नहीं हो रहा है चालक का, है ना, तब विद्युत धारा अगर उसमें प्रवाहित की जाए परिपथ में, तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, है ना, जो चालक आपने लगाया है, जैसे आपने बल्ब लगाया तो बल्ब के सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध।
क्या है ओम का नियम? कि किसी बंद परिपथ में आपने क्या किया, आपने किया किसी बंद परिपथ में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या किया? बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है ना। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या है? एक निश्चित अनुपात है, और इस अनुपात को आप क्या बोलोगे? विद्युत प्रतिरोध। क्या कहेंगे? विद्युत प्रतिरोध। आपको पता है कि विद्युत धारा के प्रतिरोध को हम कैसे बताते हैं? हम प्रतिरोध को बताते हैं R से, हम विभवांतर को बताते हैं V से, और हम विद्युत धारा को कैसे बताएंगे? I से। प्रतिरोध R, विभवांतर V और विद्युत धारा I। कैसे बताते हैं? प्रतिरोध R, विभवांतर V और विद्युत धारा I। तो ओम का नियम क्या कहता है? कि अगर परिपथ में विद्युत धारा बह रही है तो उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है और उसमें जो विद्युत धारा बह रही है उनके बीच में क्या है? एक निश्चित अनुपात है, और वो निश्चित अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध। बहुत आसान सा नियम, और इसका एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। देखिए, विभवांतर बटे विद्युत धारा बराबर स्थिरांक या ये विद्युत प्रतिरोध। इसी को संकेत के रूप में हम लिखते हैं V बराबर IR, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है I बराबर V बटे R, या ऐसे भी लिखा जाता है R बराबर V बटे I। याद कैसे रखें? छोटी सी ट्रिक, एक ट्राइंगल बना ले और ट्राइंगल के अंदर बना ले एक T, और T बनाने के बाद ट्राइंगल के अंदर लिखे VIR, वीर। ठीक है। अब इस छोटे से चित्र से आपके ये सारे फॉर्मूले या सारे ओम के नियम के विभिन्न रूप जल्दी से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको V बराबर निकालना है, V है ना, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। V बराबर क्या होगा? IR। V बराबर IR आएगा कैसे? V है, या देखिए I और R के बीच में कौन सा संकेत लगा हुआ है? गुणा का चिन्ह। तो V बराबर I गुणा R, या गुणा नहीं भी लगाएंगे तो भी V बराबर IR। ये बन गया फॉर्म। ऐसे ही अगर आपको बताइए कि I बनाना हो, I बराबर निकालना हो, तो I तो दिख रहा है आपको, ये देखिए I बराबर क्या करेंगे? V, और V के यहाँ लाइन दिख रही है, देखो ये लाइन, और R, V बटे R, या इधर देखिए I, V और R के बीच में क्या संकेत लगा हुआ है? भाग का चिन्ह। तो I बराबर V बटे R, या V भागित R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर V बटे R। यहाँ देख के सब कुछ बना सकते हो, I बराबर V बटे R। ऐसे ही मान लीजिए आपको R बराबर लिखना है, R बराबर लिखना है ना, तो क्या बचा? V और बीच में लाइन बटे I, V बटे I। तो R बराबर क्या होता है? V बटे I। देखो यहाँ पे R बराबर V बटे I, क्या चिन्ह लगाया बीच में? भाग का, मतलब वही बटे वाली लाइन बनाएंगे आप, तो R बराबर V बटे I हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। आप बनाइए ट्राइंगल, उसके अंदर बनाइए T, उसके अंदर लिख दीजिए VIR, और सारे फॉर्मूले आप खुद बना लेंगे। ये बस चिन्ह याद रखिए, ऊपर दोनों भाग के चिन्ह और नीचे वाला गुणा का चिन्ह। तो इस तरह से ये पूरा सूत्र आपको, तीनों फॉर्म आपको आसानी से याद रहेंगे, और ये नियम बहुत आसान है। यहाँ V का मतलब है विभवांतर, I का मतलब है विद्युत धारा, और R का मतलब है स्थिरांक विद्युत धारा का प्रतिरोध जो है प्रतिरोध। R का मतलब है प्रतिरोध। तो ये विभवांतर बटे विद्युत धारा कौन सा दिखा रहा है? ये वाला फॉर्म वर्ड्स में यहाँ लिखा है, R बराबर V बटे I, है ना, विभवांतर बटे I बराबर स्थिरांक। तो ओम का नियम बहुत आसान है, जो विद्युत परिपथ आप बनाते हो वही इसका चित्र है। ये तो आपका सूत्र याद करने का चित्र है, लेकिन ओम के नियम का चित्र कौन सा है? वो विद्युत परिपथ जिसमें आपका वोल्ट मीटर भी जुड़ा हुआ हो, वही आपके ओम के नियम का चित्र है। तो विद्युत परिपथ आपने सबने बनाया, विद्युत के संकेत आपको सबको पता है,
है ना, मात्रक सबको पता है। तो ये बहुत आसान सा नियम है, इससे देख के बिल्कुल डरना नहीं कि अगर किसी परिपथ में, जो विद्युत परिपथ आपने बनाया है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको पता है, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है और उसमें जो विद्युत धारा बह रही है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है, और वो अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध, है ना। तो आपने वो बनाया है ना, ऐसे आपने बनाया है एक विद्युत प्रतिरोध, आप बनाते हैं ऐसे, बनाते ना, यहाँ आपने प्रतिरोध बनाया, ये इस तरह का आप पूरा सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे आप एमीटर भी लगा देते हैं, हाँ, कुंजी लगा देते हैं ऐसे, और बैटरी लगी है, सेल लगा है या फिर बैटरी लगी है, इसमें प्लस माइनस आप लगाएंगे तो यहाँ जब प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है? विद्युत प्रवाहित हो रही है, आई लिखते हो ना, आई। तो ये चालक है, ये पूरा विद्युत प्रतिरोध है, इसमें क्या बहेगी? विद्युत धारा। और यहाँ आपने क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर, वी लिखते हो ना, वोल्ट मीटर जोड़ा है ना। तो ये ओम के नियम का चित्र हो गया है, ये आपकी कुंजी है ना। तो यहाँ जो विद्युत धारा बह रही है आई, और इस परिपथ में जो विभवांतर है वी, उन दोनों के बीच एक अनुपात है, और वो अनुपात निश्चित है ना। वो अनुपात निश्चित है, उस निश्चित अनुपात को ही क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। यह संबंध ही क्या बताता है? ओम का नियम। यही परिभाषा है, कुछ नहीं। ये परिपथ है, इस परिपथ में विद्युत धारा बह रही है और एक विभवांतर है चालक के सिरों के बीच में, तो वो विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। बस इतना सा है ओम का नियम। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और ये सारे नियम एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 25 मिनट का मुश्किल से, और आपका एक बड़ा हिस्सा रिवीजन करवा देगा ये वाला पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। फिर आगे की तैयारी के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।